जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आपको और आपके पूरे फैमिली को मेरे तरफ से दीपावली की शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं न्यू क्वाड के ऊपर बात करूंगा। आप सब जानते हैं भारत पहले ही इंडो पैसिफिक एरिया में क्वाड में ज्वाइन कर चुका है और वो क्वाड में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, भारत चीन के खिलाफ है या फिर चीन की उस एरिया में दादागिरी को रोकने के लिए ये सारे देश इकट्ठे हुए हैं। लेकिन 2 हफ्ते पहले भारत ने और एक क्वाड को ज्वाइन किया है जो वेस्ट एशिया में है। आज मैं आपको ये वीडियो में डिटेल्स में बताऊंगा भारत को फिर से न्यू क्वाड ज्वाइन करने की क्या जरूरत हुई और ये क्वाड किसके खिलाफ है। पहले वाला जो क्वाड है वो तो चीन के खिलाफ है, अभी जो नया क्वाड बना है वेस्ट एशिया में, उस एरिया में ये किसके खिलाफ बनेगा? क्या टर्की के खिलाफ बनेगा या फिर ईरान के खिलाफ बनेगा? और वो क्वाड में भारत ज्वाइन करने से भारत को कितना फायदा होगा? हालांकि भारत का अमेरिका, यूएई और इजराइल के साथ तो अच्छा संबंध है, तो अगर हम डायरेक्टली इजराइल के साथ इतने खुले तौर पर संबंध बनाएंगे तो क्या उस एरिया में जो अरब देश है वो भारत के ऊपर नाराज होंगे? क्या ईरान जो हमारे एक तरीके से कई सालों से पार्टनर रहा है, वो क्या ये जो न्यू क्वाड है उसे वेलकम करेगा? टर्की के ऊपर क्या दबाव पड़ेगा? ये सारे सवालों पर मैं बात करूंगा। जानने के लिए आप आखिर तक के वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, अगर हम मैप में देखेंगे जो पहले क्वाड बना था वो खासकर इंडियन ओशन रीजन में या फिर इस साइड में साउथ चाइना सी एरिया या फिर इंडो पैसिफिक एरिया में खासकर बना था और उस एरिया में चीन को दादागिरी को देखते हुए ये बनाया गया था। हालांकि अब तो प्रेजेंट टाइम में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका ये ग्रुप में है, लेकिन आने वाले टाइम में और भी देश जो ईस्ट एशिया वाले साइड में क्वाड है, जो पहले क्वाड का कॉन्सेप्ट बना था, उसमें शामिल हो सकते हैं। जैसे कि साउथ कोरिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, जितने भी इस साइड में एरिया है जो चीन के दादागिरी के कारण परेशान है, वो आगे जाकर क्वाड को ज्वाइन कर सकते हैं और सही मायने में चीन को एक टक्कर मिलेगा इस एरिया में। और इसी वजह से चीन भी काफ़ी परेशान है और आप सब जानते हैं वो क्वाड को लेकर बहुत सारा स्टेटमेंट भी देता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, ये तो हो गया ईस्ट एशिया वाला क्वाड। अब जो वेस्ट एशिया की क्वाड बना है इस एरिया में, वो कितना कारगर साबित होगा और ये किसको टारगेट करके बनाया गया है? अब अगर देखेंगे उसमें इंडिया और अमेरिका 2 कॉमन हो गए। इसके बाद यूएई, कहाँ गया यूएई? हाँ, यूएई और इजराइल, ये 2 देश शामिल हुए हैं। लेकिन देखा जाए तो सही मायने में ये कोई भी देश के खिलाफ ये क्वाड नहीं बना है। लेकिन दोस्तों, ये जो क्वाड, नया क्वाड बना है वेस्ट एशिया में, वो चारों देश कॉमन दुश्मन को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है। हालांकि उस एरिया में जैसे मैंने आपको कहा टर्की और ईरान बड़े देश है। अगर हम टर्की से शुरू करेंगे तो प्रेजेंट टाइम में भारत और अमेरिका के लिए टर्की बड़ा दुश्मन है। हालांकि आज से 2 साल पहले टर्की अमेरिका का एक अच्छा दोस्त देश हुआ करता था, टर्की नाटो मेंबर भी था। काफ़ी सालों से वेस्ट कंट्री के साथ टर्की का अच्छा संबंध रहा है। लेकिन जो एर्डोगान भाई साहब है, उनको खलीफा बनने की नशा चढ़ा है और वो फिर से दुनिया पर राज करना चाहते हैं। इस वजह से वो अमेरिका के साथ और वेस्टर्न कंट्री के साथ संबंध तो खराब करते ही हैं, कभी कभी वो रसिया के खिलाफ भी चले जाते हैं। तो इसी वजह से अब भारत और अमेरिका तो टर्की को एक तरीके से अपना दुश्मन मानते हैं या फिर उस एरिया में टर्की को काउंटर करने के लिए एक्शन ले सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या भारत और अमेरिका के साथ इजराइल और यूएई आएंगे? अब बड़ा सवाल होगा, इजराइल क्यों टर्की के खिलाफ नहीं आएगा? देखा जाए तो एक टर्की एक सुन्नी मुस्लिम कंट्री है और दुनिया को वो एक तरीके से खुद को खलीफा मानता है, और इजराइल तो यहूदी है और ये दोनों देश तो दुश्मन होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है, क्योंकि दोस्तों टर्की वो उन गिने चुने देशों के लिस्ट में शामिल था। जब इजराइल बना था तो टर्की मुस्लिम देश होने के बावजूद भी इजराइल को मान्यता दी थी और आज प्रेजेंट टाइम में ये दोनों देशों के बीच मिलिट्री और ट्रेड रिलेशन भी है। हालांकि दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए जब भी फलस्तीन वाला मुद्दा उठता है तो टर्की कूद जाता है और इजराइल के खिलाफ बोलता है। लेकिन अंदर ये दोनों देश एक अच्छा खासा मतलब संबंध को मेंटेन करके रखते हैं। हालांकि आगे अगर 7-8 साल के बाद टर्की फिर से उस एरिया को कब्जा करना चाहेगा जिस एरिया को वो पहले जो ऑटोमन एम्पायर उनका था या फिर जब उनका खलीफा शासन था वो खोए थे, तब हो सकता है इजराइल टर्की के अगेंस्ट जाए। क्योंकि इजराइल अब जो लैंड में बना है वो एक टाइम में ऑटोमन एम्पायर के अंदर आता था। लेकिन अब जो टर्की का हालात है, इकोनॉमिक कंडीशन है, उस हिसाब से नहीं लग रहा है टर्की एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक राइज करेगा और साथ में उनका मिलिट्री राइज भी
होगा। अगर हम यूएई की बात करेंगे तो यूएई और टर्की के बीच संबंध भी उतना अच्छा नहीं है, हालांकि दोनों मुस्लिम कंट्री है और सुन्नी कंट्री है, लेकिन अरब वालों का कहना है कि इस्लाम हमारी धरती में पहले शुरू हुआ था, तो इस्लाम जितने भी देश है उनका लीडर हम अरब है, मतलब सऊदी अरब और यूएई वगैरह है। लेकिन टर्की का कहना है कि चलो ठीक है, तुम्हारी धरती में इस्लाम शुरू हुआ था, लेकिन मैं सबसे मुस्लिम कंट्री जो ताकतवर हूँ और मेरा जो खलीफा शासन था वो बहुत सालों तक रहा है, तो ये लीडरशिप मुझे मिलना चाहिए। कोल्ड वार तो है, लेकिन टर्की के खिलाफ यूएई खुलकर तब आएगा, जैसे मैंने कहा, अगर ये एक मिलिट्री तौर पर राइज होता है, अगर उनके लैंड को कब्जा करने की कोशिश करता है तो हो सकता है, लेकिन उससे पहले चांस कम है। ये चारों देश टर्की के खिलाफ एक वक्त पर सेम पेज पे आए। अगर हम ईरान की बात करें तो यहाँ पर भी जो इजराइल और अमेरिका है वो ईरान के डायरेक्ट खिलाफ है, क्योंकि ईरान ये दोनों देशों को अपना सबसे बड़ा नंबर 1 नंबर 2 दुश्मन मानता है और कभी भी जंग हो सकता है ईरान इजराइल और अमेरिका के बीच। लेकिन अगर हम भारत और यूएई को बात करें तो वो ईरान को बड़ा थ्रेट नहीं मानते हैं। हालांकि यहाँ पर भी यूएई, अगर ईरान की बात अगर मैं पहले करूँ, उनके बीच भी शिया सुन्नी वाला मसला है और कोल्ड वार बीच में है, लेकिन डायरेक्ट जंग वाला सिचुएशन नहीं है। वो दोनों देश या फिर ये सऊदी अरब, यूएई और ईरान के बीच प्रॉक्सी वार चलता है, लेकिन डायरेक्ट कभी जंग होगा या फिर डायरेक्ट एक दूसरे के खिलाफ आएंगे उसका चांसेस थोड़ा कम है। और तो अगर हम भारत की बात करें, ठीक है, इजराइल की कंपेयर में ईरान की कोई भी वैल्यू नहीं है, लेकिन हम ईरान को इस तरीके से नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ईरान की ज़रूरत भी भारत को है और काफ़ी सालों से हम ऑयल से लेकर चाबहार पोर्ट वगैरह बहुत सारे कुछ वहाँ चल रहा है, ईरान को हम माइनस नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे ये जो नया क्वाड बना है, मिलिट्री नज़र में उसका वैल्यू 0 है, क्योंकि ये जो 4 देश है उनका कोई कॉमन एनिमी नहीं है। अब आपकी मन सवाल होगा तो फिर ये क्वाड का क्या फ़ायदा हुआ और भारत इसमें ज्वाइन करके भारत को क्या फ़ायदा मिलेगा। देखिए, भारत को बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है, खासकर ट्रेड और टेक्नोलॉजी के मामले को लेकर। कैसे, मैं आपको अब बताता हूँ। देखिए, आप सब जानते हैं अमेरिका या फिर इजराइल ये टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे हैं, यूएई अगर भारत की कंपेयर करें तो। और अब भारत और यूएई को अमेरिका और खासकर इजराइल से बहुत सारे टेक्नोलॉजी के मामले में फ़ायदा पहुंच सकता है। जैसे कि एग्रीकल्चर वाला एरिया अगर आप देखोगे, इजराइल भी जहां है वो एक तरीके से बंजर भूमि है या फिर आप मरुभूमि वाला एरिया है, लेकिन वो अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए जो एग्रीकल्चर है वो काफ़ी एडवांस किया है और उसका फ़ायदा अब भारत और यूएई उठा सकते हैं। और टेक्नोलॉजी के मामले में भी इजराइल काफ़ी आगे है, उसका फ़ायदा भी अब भारत और इजराइल को मिल सकता है। और इजराइल हथियार बनाने के मामले में तो आप सब जानते हैं, छोटा सा देश होने के बावजूद भी काफ़ी आगे है। अब भारत तो इजराइल के साथ डिफेंस फील्ड को लेकर बहुत अच्छा संबंध है और अब दोनों देश बातचीत कर रहे हैं कैसे आने वाले 10 साल में ये जो डिफेंस संबंध है उसे और कैसे मजबूत करेंगे। लेकिन यूएई भी अब इजराइल के साथ अपने संबंध को नॉर्मल करके इजराइल के अच्छा हथियार को भी खरीदना चाहता है। अगर हम इंडिया और यूएई की बात करें, मतलब क्वाड के अंदर ही, तो आप सब जानते हैं 4-5 साल से भारत का मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब और यूएई के साथ संबंध काफ़ी मजबूत हुआ है। अब जब इजराइल और यूएई, ये माना जाता था कि नहीं, जो अरब देश है वो इजराइल को पसंद नहीं करते हैं, अगर उनके भी संबंध अच्छा होता है तो फिर ये भारत के लिए काफ़ी खुशी की बात होगी। मतलब ये खुलकर अब भारत दोनों देशों के साथ या फिर इजराइल के साथ खुलकर अपना संबंध को मजबूत कर पाएगा। आप सब जानते हैं जो यूएई है वो वादा किया था $75 बिलियन वो भारत में इन्वेस्ट करेगा, लेकिन अब तक सिर्फ $3 बिलियन ही इन्वेस्टमेंट हुए हैं। हालांकि अब बड़ा न्यूज ये आया था कि कश्मीर में भी यूएई इन्वेस्ट करेगा और शारजा से श्रीनगर तक फ्लाइट भी आप सब जानते हैं पिछले हफ्ते ही शुरू हुआ था, लेकिन अब बीच में पाकिस्तान ने उसे अपना एयर स्पेस देने के लिए मना कर दिया है। लेकिन थोड़ा रूट ज़्यादा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान एयर स्पेस नहीं देगा तो वो फ्लाइट ही बंद हो जाएगी। लेकिन जैसे मैंने कहा, अगर अब एक अरब कंट्री का एक इम्पोर्टेंट देश अगर क्वाड में आता है और इजराइल के साथ आता है, अमेरिका का साथ आता है, तो सऊदी अरब आने में बहुत ज़्यादा देरी भी नहीं लगेगा। इसके साथ और भी उस एरिया में बहुत सारे देश है वो ये क्वाड या फिर ये ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि जोर्डान हो गया, इजिप्ट हो गया, बहरीन हो गया, फ्रांस हो गया। ये सारे देश अगर उस एरिया में आएंगे तो भारत का इंटरेस्ट बढ़ेगा या फिर भारत का उस एरिया में पावर बढ़ेगा और भारत का इकोनॉमिक राइज हो रहा है। और भारत को ऐसे बहुत सारे ग्रुप, जितने भी ग्रुप बन सकता है जहाँ भी वहाँ पर बनाकर अपने इंटरेस्ट को देखना है, क्योंकि हमारी ताकत अगर बढ़ रहा है, अगर हम उसे यूज नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। इसके साथ साथ आप ये भी जानते हैं जो अरब देश है वहाँ से हमारा एनर्जी और इकोनॉमी को काफ़ी फायदा होता है। जितना भी क्रूड ऑयल आता है ज़्यादातर क्रूड ऑयल वहाँ से आता है। इसके साथ तकरीबन 1 करोड़ लोग
वो मतलब अरब भले या फिर मिडिल ईस्ट के डिफरेंट कंट्री में काम करते हैं। 1 करोड़ मतलब आप मान के चलो 4 से 5 करोड़ लोगों का डिपेंडेंस उनके ऊपर है। मतलब हमारी जो पॉपुलेशन है उनमें से तकरीबन 2% लोग आप एक तरीके से कह सकते हो जो जिनकी इकोनॉमी या फिर जिनकी लाइफस्टाइल मिडिल ईस्ट की देशों के साथ जुड़ा हुआ है। तो मिडिल ईस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मिडिल ईस्ट के देश और इजराइल ये दोनों सेम पेज में आ रहे हैं तो उनके साथ हमारे भारत का संबंध अच्छा होना या फिर मिलकर काम करने में कोई बुराई नहीं है। अब आप समझ गए होंगे ये जो नया क्वाड है ये हालांकि ये उसका शुरुआती साल है, काफ़ी नया कंसेप्ट है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में ये और भी मजबूत होगा और इससे हमें काफ़ी फायदा भी होगा। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।